हेलो दोस्तों, हाजिर हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक का नाम है सदिशों का या सदिशों को जोड़ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और बाकी आप पिछला लेक्चर देखे ही होंगे। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ाया था, तो इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा दिया था। आज हम लोग वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे। तो पिछला लेक्चर भी देख लीजिए, क्योंकि वेक्टर के बारे में जानेंगे तभी उसके योग के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सदिशों को जोड़ना, एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए, दो सदिशों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है। फिलहाल यहाँ जोड़ना है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि दो सदिशों को तभी जोड़ा जा सकता है जब वे समान प्रकृति के हों। ठीक है, टू वेक्टर added only when they have same natures। ठीक है, and also its resultant have the same nature। यानी कहने का अर्थ ये है कि दो सदिशों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी प्रकृति समान हो तथा इनके योग का परिणामी भी उसी प्रकृति का हो। ठीक है, यदि हम बल में बल है तो बल के साथ ही इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है वो बल ही आना चाहिए। ठीक है, यदि त्वरण है तो उसमें त्वरण को ही जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद भी जो प्रोडक्ट आना चाहिए, जो उसका रिजल्टेंट आना चाहिए, योग या योगफल कहेंगे, तो जो इसका योगफल आना चाहिए वो भी त्वरण में त्वरण जोड़े हैं तो त्वरण आना चाहिए, बल में बल जोड़े हैं तो बल आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि दो सदिशों को तभी जोड़ा जा सकता है जब वे समान प्रकृति के हों तथा उनका परिणामी भी उसी प्रकृति का हो। ठीक है, सदिशों को जोड़ने के लिए हम लोग दो विधि का प्रयोग करते हैं। नंबर एक विधि है ज्यामिति अथवा ग्राफी विधि, ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड। पहला जो मेथड है क्या है, ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड फॉर एडिंग वेक्टर्स। ठीक है, क्या लिख देंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सदिशों को जोड़ने की दो विधियां हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको कहेंगे सदिशों के जोड़ने की दो विधियां हैं। दो विधियां में पहली विधि क्या है, तो पहली विधि है ज्यामिति अथवा ग्राफी विधि। ज्यामिति अथवा ग्राफी विधि मीन्स ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड। और दूसरी जो विधि है वो है विश्लेषणात्मक विधि यानी एनालिटिकल मेथड। दूसरी विधि एनालिटिकल मेथड है। तो बात करें अगर ज्योमेट्री आप जानते होंगे। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ हमें ड्रा करके, कुछ लाइनिंग खींच के, कुछ ट्रेस करके जो हम लोग इस वेक्टर का एडिशन करें तो वो हो जाता है ज्यामिति विधि। ठीक है, जैसे कि आप इसके पहले वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़े होंगे। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन में क्या बताया गया था कि कोई वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और तीर की लंबाई क्या होती है, उस सदिश का परिमाण होता है। और इसका जो हेड ऑफ एरो है, ये जो बाणाग्र है, ये क्या होता है, उसका डायरेक्शन होता है, दिशा होता है। ठीक है, अगर कोई वेक्टर ए है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, कहते हैं, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए। एक सदिश ए को एक दूसरी सदिश, अगर मान लो एक दूसरी सदिश बी है, ठीक है, तो
दूसरी सदिश को हमने कैसे लिख दिया, ऐसे इस तरह से लिख दिया। आप हाई स्कूल में, ठीक है, हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, तो उसमें बताया गया होगा कि सदिशों को जोड़ने के लिए पहली वाली सदिश को, ठीक है, पहले वाली सदिश को क्या करते हैं, ऐसे जैसे है वैसे खींच देते हैं। ठीक, पहले वाले सदिश को जैसे है वैसे खींच दिए वेक्टर ए को, फिर क्या करते हैं, वेक्टर बी को उठाते हैं और वेक्टर बी का जो टेल है वेक्टर ए के हेड पर रखते हैं और उसी दिशा में उतने ही लंबाई का वेक्टर बी खींच देते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, तो इसको ले जा करके वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड दोनों मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए। ठीक है, अब ये जो हमारा रिजल्टेंट, मान लो इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर बना, तो ये क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बन जाएगा। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रा किया, फिर वेक्टर बी को उठाया, वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पर रखे और उसी दिशा में उतने ही लंबाई का खींच दिए वेक्टर बी। अब वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से मिला दिए, यही जो है वेक्टर ए और बी के एडिशन का रिजल्टेंट, यानी ए प्लस बी का वैल्यू यही बताएगा। कौन, वेक्टर आर, जो ये नया वेक्टर बना है। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखें तो यह एक त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, यह एक त्रिभुज बना रहा है, जो हमने ग्राफ खींचा है या जो ज्योमेट्री बनाए हैं, ये ज्योमेट्री जो है एक त्रिभुज बना रहा है, इसीलिए हम लोग इसका एक नाम दे दिए हैं ट्रायंगल मेथड। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं तो इसको नाम दिए हैं ट्रायंगल मेथड, वो इसी का पार्ट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका एक पार्ट है, कौन सा पार्ट है, तो नंबर फर्स्ट हम कह सकते हैं इसका एक पार्ट है, क्या पार्ट है, त्रिभुज विधि, किसका, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्यामिति या ग्राफिकल मेथड, यानी ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड का एक हिस्सा ये है त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड, त्रिभुज विधि। ठीक है, क्योंकि इसमें त्रिभुज बना है। एक दूसरी भी विधि है, उसको हम लोग पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज विधि। इसी का एक दूसरा भी हिस्सा है, किसका, ज्यामिति विधि का, उसको हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज विधि, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम मेथड। ये हो जाएगा पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड यानी समांतर चतुर्भुज विधि। ठीक है, ये दोनों का स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, किसका, त्रिभुज विधि का और ये समांतर चतुर्भुज विधि का, दोनों का स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। अभी तो आपने ये देख लिया त्रिभुज विधि क्या है। त्रिभुज विधि तो हम लोग जब वेक्टर को ऐड करिए हैं साधारण तौर पर, तो यहाँ एक त्रिभुज बना है और यही जो है त्रिभुज विधि है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखें तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो अगर इस त्रिभुज को कुछ नाम दे दें, क्या नाम दे दें, पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर एक क्रम से नाम दे दें, तो ध्यान से देखें तो इसमें एक वेक्टर ये इस त्रिभुज के एक साइड के द्वारा, एक भुजा के द्वारा दिखाया गया है, एक दूसरा वेक्टर दिखाया गया है एक क्रम से पी क्यू आर में। लेकिन जो परिणामी वाला वेक्टर है, रिजल्टेंट है, वो इसके विपरीत क्रम में, जैसे पी क्यू आर लिया गया तो आर से पी की तरफ नहीं है बल्कि पी से आर की तरफ है, बल्कि उल्टा है। ठीक है, उल्टा लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट अगर बोलेंगे तो स्टेटमेंट क्या बोलेंगे कि
यदि, ठीक है, यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा में, यदि दो सदिश, ये जो ए और बी हैं, यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज के एक क्रम में ली गई दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हों तो इनके योग का परिणामी सदिश इसी त्रिभुज के विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा के द्वारा प्रदर्शित होगा। ठीक है, क्या कहें, एक बार फिर से सुन लीजिए। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दो सदिश ए और बी है, ये एक त्रिभुज के एक क्रम में ली गई दो भुजाएं दिखा रहा है, पी क्यू क्यू आर, और तीसरी भुजा आर एस न होकर के पी आर है, आर पी न होकर के पी आर है, यानी उल्टा विपरीत क्रम में लिया गया है। तो वही बात बोल रहे हैं कि यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज के एक क्रम में ली गई, ठीक है, क्रम का मतलब पी क्यू आर, एक क्रम में ली गई दो भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित हो तो इनके योग का परिणामी, ये योग का परिणामी आर है, ये वाला वेक्टर, योग का परिणामी सदिश इसी त्रिभुज के विपरीत क्रम में, ठीक है, विपरीत क्रम लेने का मतलब यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ नहीं आए हैं बल्कि यहाँ से फिर गए हैं, तो विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा के द्वारा प्रदर्शित होगा। ये स्टेटमेंट लिख देंगे किसका, ये जो त्रिभुज विधि है, ट्रायंगल मेथड वाला। अभी समांतर चतुर्भुज विधि की बात नहीं किए हैं, अभी त्रिभुज विधि की बात की हैं। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट ही केवल आपके सिलेबस में है, स्टेटमेंट ही केवल जानना है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आप चाहे तो वीडियो को स्लो करके धीरे धीरे करके लिख दें, हम बोल दे रहे हैं फिर से। क्या लिखेंगे कि यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा में किसी त्रिभुज के एक क्रम में ली गई दो भुजाओं से प्रदर्शित हों तो इनके योग का परिणामी सदिश इसी त्रिभुज के विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा के द्वारा प्रदर्शित होगा। ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा, इसका त्रिभुज विधि का। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज विधि, ये क्या होता है। इसी में जो ये त्रिभुज विधि था, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज विधि, एक इसको मिटा देते हैं। यहाँ इसको लिख देते हैं। पैरेललोग्राम मेथड, त्रिभुज विधि तो हो गया, अब समांतर चतुर्भुज विधि की बात करें। ये दोनों हिस्सा इसी के हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज विधि जो है वो क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज विधि ये कहता है कि यदि दो सदिश, ठीक है, यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित हों तो इनके योग का परिणामी परिमाण व दिशा में इस समांतर चतुर्भुज के
उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा या उस विकर्ण के द्वारा निरूपित होगा जो इसी बिंदु से होकर के खींचा गया हो। क्या कहें, फिर से सुन लीजिए। कहे हैं कि यदि दो सदिश, जो सदिश ए और बी है, परिमाण व दिशा में, ये जो परिमाण है इनकी लंबाई और दिशा तो इनका ये नोक होता है, इनका हेड होता है, तो परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के, ये समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज के किसी बिंदु से खींची गई, ठीक है, कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लो ये बिंदु P है, ये वाला बिंदु Q ले लें, ये बिंदु R ले लें, ये बिंदु S ले लें, ठीक है। तो किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाएं, संलग्न मीन्स जहां दोनों भुजाएं जो मिली हुई हैं, तो यहाँ दोनों भुजाएं संलग्न हो गई, ठीक है। दो संलग्न भुजाओं के प्रदर्शित, ठीक है, दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित हो रहे हैं, तो इनके योग का परिणामी सदिश इसी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा जो इसी बिंदु, किस बिंदु, जो बिंदु P से जाए, इस वाला विकर्ण से नहीं, इसमें दो विकर्ण होगा, एक विकर्ण इधर से भी होगा, लेकिन कह रहा है ये उस विकर्ण के द्वारा इनका परिणामी प्रदर्शित होगा, निरूपित होगा जो इसी बिंदु P से जाता हो। तो यहाँ से जाने वाला विकर्ण जो है ये होगा, ठीक है, ये इनका A और B का परिणामी सदिश R होगा, यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर होगा, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है, एक बार फिर से सुन लो। क्या कहे हैं, फिर से बोले हैं कि यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के किसी बिंदु पर दो संलग्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित हों, तो इनके योग का परिणामी सदिश परिमाण व दिशा में उस समांतर चतुर्भुज के उस बिंदु से, उस विकर्ण के द्वारा, उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा निरूपित होगा जो इसी बिंदु से होकर जाता हो, ठीक है, यही बात बोले हैं। तो स्टेटमेंट सुन लिए होंगे, एक बार फिर से स्टेटमेंट को सुन लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्टेटमेंट दिमाग में रख लो, केवल स्टेटमेंट ही पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित हों, तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा निरूपित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया हो। जैसे यहाँ पर बताएं बिंदु P से, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब बात करते हैं विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि मीन्स एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल मेथड। ये एनालिटिकल मेथड है, अभी इसको जगह नहीं है, ऊपर फिर से मिटा के लिखते हैं। ये जो अगला है विश्लेषणात्मक विधि, ठीक है, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड क्या कहता है, तो एनालिटिकल मेथड ये कहता है कि यदि दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा हो, ठीक है, यही दो सदिश बना देते हैं, ये सदिश ए और सदिश बी, इनके बीच का कोण थीटा हो, ठीक है। तो चाहे तो इनको हम ऐसे समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं, ये समांतर चतुर्भुज वाला ही है, ठीक है। दो सदिश हो गए ए और बी, इनके बीच का कोण थीटा है, ठीक है। अब तो इनके बीच का कोण थीटा हो तो
अभी देखें हम लोग इनका परिणामी कहाँ से जा रहा था, तो हम लोग देखें समांतर चतुर्भुज विधि वाले में ये इनका परिणामी इसी के बीचों बीच से जा रहा था। ये P Q R S लिए थे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यदि दो सदिश A तथा B के बीच का कोण थीटा हो तो इनका परिणामी, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, तो वेक्टर A प्लस B का मान, ठीक है। हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रूफ नहीं सिलेबस में है, बस स्टेटमेंट बस जानना है, तो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। इसका मान क्या होगा, तो वेक्टर A प्लस B इक्वल टू ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आता है A प्लस बी, ये मान आप, ठीक है। मैग्नीट्यूड A प्लस बी के मैग्नीट्यूड का मान कितना होता है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। अब ये तो A प्लस बी का मान दे दिया, और एक चीज और देता है, कहता है कि यदि A और B का परिणामी, जो परिणामी वेक्टर क्या है R लिखे थे ना, परिणामी सदिश जो वेक्टर R है, R इक्वल टू क्या है, तो ये वेक्टर A प्लस B है, ठीक है। तो कहे कि यदि वेक्टर A प्लस वेक्टर B का परिणामी सदिश क्या, वेक्टर R सदिश A की दिशा से, सदिश A यानी वेक्टर A की दिशा से थीटा नहीं बल्कि ये मान लें कि यहां से ये अल्फा कोण बनाता हो, वेक्टर A की दिशा से अल्फा कोण बनाता हो, तो क्या हो जाएगा, यहां से हम देखें, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ठीक है। तो देख रहे हैं, इसको मान लो PQ है, तो यहाँ एक Q डैश तक बढ़ा दिए। अब ध्यान से देखें, तो PQ डैश और R एक समकोण त्रिभुज हमको मिल जाएगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। लेकिन इसमें हमें न तो ये इसका लंब पता है परपेंडिकुलर, न ही पूरा आधार, इसमें आधा दूरी तो पता है लेकिन ये वाली दूरी नहीं पता है। लेकिन हम लोग दूरी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ध्यान से, ये B है, समांतर चतुर्भुज है, तो जितनी लंबाई इसकी ये भुजा की होगी उतनी ही इस भुजा की लंबाई होगी, तो ये वाली भुजा भी वेक्टर B होगी, ठीक है। जब वेक्टर B वो होगी, तो यहाँ से देखें तो A और B के बीच का कोण थीटा है, तो यहाँ भी तो ये B वाला ही लाइन है, उसी के समांतर लाइन है, और ये A के सीध में लाइन है, तो यहाँ पर भी कोण कितना होगा, यहाँ पर भी कोण थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, यही वाला लंब हो जाएगा, क्या, Q डैश R अपान कर्ण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा QR, और यहाँ से Q डैश R की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन QR की वैल्यू पता है, और इसकी वैल्यू कितना है, वेक्टर B। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Q डैश R की वैल्यू वेक्टर B साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे वेक्टर B साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से Q डैश की वैल्यू, तो इसमें कास लगा देंगे, क्या कर देंगे, कहेंगे कि कास थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखें ये आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार कितना है, Q डैश अपान क्या हो जाएगा, QR बराबर Q डैश की वैल्यू तो नहीं पता है,
क्यू डैश की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू पता है वेक्टर बी। तो यहाँ से क्यू डैश की भी वैल्यू मिल जाएगा और वो हो जाएगा वेक्टर बी, तिर्यक गुणा कर रहे हैं, वेक्टर बी कास थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मिल गया वेक्टर बी कास थीटा। ठीक है, अब देखो इसका पूरा वैल्यू ए और बी प्लस कास थीटा जोड़ देंगे तो ये वैल्यू पूरा मिल जाएगा और यहाँ से ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि वेक्टर आर सदिश ए की दिशा से ये जो अल्फा कोण बनाता है तो क्या कहेंगे, यहाँ लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan अल्फा का मान, तो हम कह सकते हैं tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब की मान कितना है, b sin थीटा बट्टे आधार का मान कितना है, वेक्टर a प्लस b कास थीटा। ठीक है, तो ये tan थीटा का भी मान निकल आएगा। अब कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल केसेस। ठीक है, कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि पहला कंडीशन अगर देखें तो हम कहेंगे इफ यानी यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री होने का अर्थ क्या है कि दोनों वेक्टर बी और वेक्टर ए एक ही दिशा में हों, तभी तो इनके बीच का कोण 0 होगा। तो जब एक ही दिशा में होंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू देखें कास 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बाहर निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसी को तो r माने हैं, तो कह सकते हैं तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो r की वैल्यू a प्लस बी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, जो कि सर्वाधिक होगी, मैक्सिमम होगी। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ थीटा इक्वल टू, अच्छा ऐसे में देख सकते हैं अल्फा का मान क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं साइन 0, यहाँ थीटा का मान 0 है तो 0 करेंगे तो साइन 0 होगा, तो पूरा 0, ऊपर का हिस्सा 0, तो जब राजा 0 तो सबको डुबो देगा, ये खुद 0 तो सबको 0 कर देगा, tan अल्फा का मान 0, तो यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू भी इस केस में 0 आएगी। दूसरा केस, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो हम कह सकते हैं, देखें यहाँ से cos 90 का मान 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, r की जो वैल्यू बचेगी, यही जो r है यहाँ कर सकते हैं r इक्वल टू क्या है तो कर लें, r इक्वल टू, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम माने हैं r, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ऐसे में अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखें यहाँ पर 90 साइन 90 का मान 1 और ये वाला cos 90 0, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इधर बचेगा tan। ठीक है, tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी b बाई ए, या अल्फा बराबर tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, इसी तरह से तीसरा केस, इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, तो r की वैल्यू कितनी आएगी, तो देख सकते हैं cos 180 का मान -1 होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर अंडर रूट है हट जाएगा, तो बचेगा कितना, a माइनस बी स्क्वायर हट जाएगा, केवल a माइनस बी बचेगा, यानी सबसे मिनिमम वैल्यू जो है ये यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और ऐसे में अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, तो अल्फा की वैल्यू ये देख सकते हैं कि यहाँ साइन 180 का मान फिर 0 हो जाएगा, और जब ऊपर वाला 0 तो सब के सब 0 हो जाएंगे, तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सदिशों का जोड़ था, ये खत्म हुआ टॉपिक। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो न समझ में आया हो लास्ट में थोड़ा सा हम भी शॉर्ट मार दिए हैं,
लेकिन उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।